नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, जैसा कि आप लोगों को मालूम है लगभग 3 से 4 लेक्चर हमारे फंडामेंटल राइट्स के हो चुके हैं। और मैं ये लेक्चर क्यों इतने छोटे लेकर आता हूं और हर कंटेंट को डिटेल में इसलिए समझाता हूं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। इतने बड़े चैप्टर को मतलब कुछ ही समराइज करके बता देते हैं, तो हमें समराइज करके नहीं चलना है, हमें यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी का मतलब ये है कि हमें डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। डेप्थ में नॉलेज का मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज डिटेल में पता होगी तभी हम उसे समझ पाएंगे। तो उसी पर्पज को लेकर मैं यानी कि यहाँ पर हमेशा लेक्चर लेके आता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्टिकल जो हमारा 16 बोलता है, जिसको मैंने आई थिंक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया था। और सारे लगभग मोस्टली लगभग 100 आर्टिकल्स मैंने वहां पर कवर किए हैं। Those students have not watched that particular video, you please go through that particular video, give much more information for your constitution and what's the written फॉर आवर सिटीजन, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जानने की। और एक चीज आपको और बताई थी मैंने कि आपको राज्यसभा टीवी पर जाना है, आरएस टीवी पे, ठीक है। वहां पर सर्च करना है संविधान। संविधान, उसमें लगभग 10 वीडियोस निकल के आएंगे जिसमें आपको पता चलेगा एक्चुअल में हमारा संविधान कैसे बना, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमेशा जैसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट रहती है, ऐसे आज इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चीजें लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है। मैं वीडियो बना के लाता हूं आपके लिए, इससे आपको सपोर्ट मिलता है, आपकी पढ़ाई को आगे सपोर्ट मिलता है। तो मेरे मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो आर्टिकल हमारा 16 है वो कहता है कि हर कोई व्यक्ति जो हमारा इंडिया के अंदर रहता है उसको बराबर का यानी कि हक दिया जाएगा। कोई भी नौकरी होगी, कोई भी यानी कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यानी हमारी जो स्टेट कंडक्ट कराएगी, स्टेट का मतलब यानी कि हमारी राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे हमारी यानी कि पंचायत हो या नगर पंचायत हो, जिसके अंदर भी कोई भी यानी कि एनीवे, स्टेट का मतलब मैंने स्टेट की डेफिनेशन आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आई थिंक छठा चैप्टर था जो, जिसमें मैंने यानी कि सॉरी इसी का, हाँ आई थिंक फंडामेंटल राइट्स का ही यानी कि जो था, उसमें मैंने स्टेट्स के बारे में बताया था। एक्चुअल में स्टेट क्या है, म्यूनिसिपैलिटी, जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज है जो भी यानी कि स्टेट का काम करती है, पर्टिकुलरली कंपनी, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेशन, दीज आर वर्क्स लाइक ए स्टेट। तो मतलब कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी एनीथिंग जो यानी कि लगता है कि यानी कि एक स्टेट की तरह काम कर रहा है, जिन एनजीओज हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, समूह हैं, तो उसमें किसी को भी यानी कि अगर भागीदारी मतलब यानी कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो उसमें आपको बराबर का यानी कि साझेदारी रखी, मतलब यानी कि आपको बराबर का हक दिया जाएगा कि आप भी इसमें आ सकते हैं। आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसके बेस पर, कि आप किस धर्म से हैं, ठीक है, कौन सा यानी कि धर्म है आपका, कौन सी कास्ट है आपकी, क्या आप पुरुष हैं, महिलाएं हैं, डिसेंट किया या कहां पर आपने जन्म लिया है, क्या आपका घर है, क्या आपका मकान है, इस तरीके से कोई भी आपको आपको यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे 4 एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो एक्चुअल में होने भी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। क्यों होने चाहिए, उसका मेन रीजन ये है कि हम चाहते हैं हमारे समाज में सभी लोग बराबर तरीके से आगे आ पाए। तो उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कुछ एक्सेप्शंस रखे हो। 4 एक्सेप्शंस इस तरीके से हैं। पहला एक्सेप्शन ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो यानी कि प्रिस्क्राइब कर सकती है किसको, रेजिडेंस एज ए कंडीशन, रेजिडेंस है एज ए कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, और द अपॉइंटमेंट इन द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और द अदर अथॉरिटी के लिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, उसमें यानी कि आ जाता है जैसे हमारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, जिसको रिक्वायरमेंट जैसे पड़े रेजिडेंस की, ठीक है, तो उसमें यानी कि जैसे गरीबों को क्या होता है, घर दिया जाता है, तो उसमें सभी को घर नहीं दिया जाएगा, मतलब जो गरीब है उन्हीं को घर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये बात आ गई, जो एक्ट है यानी कि 1957 का, वो एक्सपायर्ड हो गया, कब जाकर, हमारा 1974 में। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था यानी कि जो यानी कि स्टेट जो है उसे एक्सेप्ट मानकर चले, कि जैसे मानकर चले। लेकिन इसको इसके अंदर 2 राज्य छोड़े गए। वो राज्य कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ा गया था। उसके बाद हमारा जो बी पार्ट है, जिसे हम लोग यानी कि अगर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो यानी कि इसे पहले को आ दूसरे को बा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो मेरे बातों को समझें, भले कंटेंट पे मत जाए, लेकिन इंग्लिश मीडियम के दोनों चीजों को समझें, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, प्रोवाइड करेगा, रिजर्वेशन करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा लोगों को, जो पोस्ट है इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो होंगे उनको यानी कि फेवर देगा, दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज, जो यानी कि सर्विस के अंदर यानी कि स्टेट सर्विसेज के अंदर यानी कि नहीं एडिक्वेट तरीके से बोला गया है, रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कुल मिला के हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सपोज करिए अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC STs हैं, यानी कि उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। फंडामेंटल यानी कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 16 जो इसे कवर करता है, ठीक है, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, तो वो सब जगह लागू होता है, लेकिन 4 एक्सेप्शंस उसमें जो दिए गए हैं उसी के बारे में हम लोग जानकारी, एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे विभेद, कुछ ऐसे मतभेद जिन पर हमें जानकारी रहनी चाहिए। अगर हम कल को कोर्ट में यानी कि याचिका दायर करते हैं कि यार हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, जबकि बराबर का अधिकार है, तो जब भी हम लोग यानी कि गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी अप्लाई करते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर एक नाम आ जाता है जिसे बोलते हैं रिजर्वेशन, जिसे बोलते हैं आरक्षण। तो आरक्षण होता है, बहुत से लोगों को मार के रख देता है, बहुत से लोगों की जान यानी कि जिंदगी बना देता है। जैसे जो SC या ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग दलित लोग बोलते हैं या मतलब जनजातीय लोग बोलते हैं, ठीक है, या उनसे थोड़ी अच्छी कैटेगरी में जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको OBC बोलते हैं, ठीक है, OBC के अंदर 2 लेयर्स को डिवाइड किया गया है, क्रीमी लेयर एंड द नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होता है लगभग उसे यानी कि लगभग जनरल कैटेगरी में ही माना जाता है, और जो यानी कि OBC की जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको यानी कि कुछ आरक्षण जो लगभग 27% दिया जाता है। SC ST इन और OBC को मिलाकर कुल मिलाकर 50% का रिजर्वेशन दिया गया। तो ये चीजें जो है रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि लोगों को लगे कि ये जो इतने तबके के दबे हुए लोग हैं बराबर आ सके, कल को स्टेट में यानी कि ऐसा ना देखने को मिले कि हमारा स्टेट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है लेकिन ये लोग दबे पड़े हैं। तो इनके लिए ये चीजें प्रावधान बनाए गए। मेरे मित्रों आपको बात ये समझ में आ गई होगी। सी की बात करता हूं, सी क्या बोलता है, जो लॉ है वो प्रोवाइड करता है इनकम्बेंट एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और द डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ और ए मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी शुड बी बिलोंगिंग टू द पार्टिकुलर रिलीजन और द डिनोमिनेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विधि के तहत किसी भी संस्था या उसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मतलब आप विधि के द्वारा यानी कि कोई भी धर्म या परिषद के यानी कि द्वारा कोई अपनी संस्था बनाई जा सकती, जैसे RSS है, उसमें अधिकतर हिंदू लोग जुड़े पड़े हैं, तो उसमें क्या है वो अपनी अलग एक संस्था बनाते हैं, उसमें यानी कि लोग अपना अपना वर्चस्व बना के रखते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है RSS के संस्थाओं में। ये अलग अलग होता है, जैसे मुस्लिम में यानी कि अलग अलग होता होगा, मैं नहीं जानता, ठीक है, मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू बारे के में ज्यादा नॉलेज है। तो दूसरी बात मैं बोलता हूँ, जैसे अब मैं बात करता हूँ डी पार्ट की, तो डी पार्ट ये कहता है कि जो स्टेट है परमिट करके चलता है कि वो बनाए प्रोविजंस रिजर्वेशन के लिए, जो 10% है, 10% किसके लिए, अपॉइंटमेंट जो यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सिटीजन, ठीक है, रिजर्वेशन अब उनको 10% दिया जाना चाहिए, जो यानी कि क्या कर रहे हैं एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा बोला गया कि यार भैया रिजर्वेशन तो दिया जा रहा है, ठीक है दे दो उनको, लेकिन ये सभी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, मतलब उस कास्ट से जो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 10% आरक्षण उन लोगों के लिए रखा जाना चाहिए कि जिनको एक्चुअल में लगता है कि वो गरीब हैं, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक तरीके से वीकर सेक्शन में आते हैं, गरीब हैं वो, ठीक है। तो बात को रखा गया, लेकिन अब आगे उसके बाद क्या निकलता है कंक्लूजन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर इस पर्पस के लिए जो यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो यानी कि जो मैंने बताया 10% का आरक्षण, उसको यानी कि स्टेट यानी कि उसे फॉर्म किया टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम, कि आदमी की फैमिली इनकम कितनी है, कितना वो यानी कि उसका फैमिली तरीके से यानी कि इनकम जो जनरेट की जा रही है, कि कौन कितने एडवांटेज उसके कितने एडवांटेज है, ये सब कुछ देखा गया। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में एक कमीशन आया जिसको यानी कि बोला गया, यानी कि ये बात जो थी चल रही थी, ठीक है, ये बातें चल रही थी, लेकिन उसके बाद एक कमीशन आया जिस कमीशन का नाम रखा गया मंडल कमीशन आफ्टर मैथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कमीशन को आप समझ लेंगे तो रिजर्वेशन का पूरा फंडा यानी पूरा प्रोसीजर पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि हुआ क्या कि 1979, ठीक है, 1979 में मुरारजी देसाई गवर्नमेंट जो थी, 79 बोला जाएगा, 89, हाँ 79, 1979 मतलब 1979 में यानी कि मुरारजी देसाई गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो यानी कि एक कमीशन लाया, और उसके जो चेयरमैन थे बीपी मंडल को यानी कि बनाया गया, जो एक यानी कि मेंबर थे किसके, पार्लियामेंट के, ठीक है,
उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इन टर्म्स अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल 340 है वो कॉन्स्टिट्यूशन वो इन्वेस्टिगेट करता था किसकी कंडीशंस की आखिरकार भारत के अंदर यानी कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको सजेस्ट किया जाए और मेजर करके उनको बताया जाए कि उनका कितना यानी कि एक्चुअल में है, उनको कितने एडवांस हैं, कितने यानी कि गिरे हुए हैं, इन सभी को मेजर करना था। तो इस कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई कब 1980 में, और उसके द्वारा पाया गया कि यानी कि 3743 ऐसी कास्ट हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो इनको कहा गया कि ठीक है भाई, अगर इतनी क्लासेस निकले तो उनको कॉन्स्टिट्यूट लगभग ये माना गया कि यानी कि ये जो भाषा यानी कि ये जो जाते हैं या मतलब ये जो कास्ट है लगभग 52% कंपोनेंट है हमारी टोटल पॉपुलेशन का, मतलब 48 पॉपुलेशन जो है अदर है। और ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस एजुकेशनल सोशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें खाली 52% कंपोनेंट पाए गए हमारे पॉपुलेशन के, जो एक्सक्लूडिंग कर रहे थे किसके लिए, शेड्यूल कास्ट यानी जिसमें किसको निकालकर हमारी जिसमें शेड्यूल कास्ट एंड यानी कि सोशल ट्राइब्स को, इनको सबको निकालकर। ठीक है, ठीक है, जब इनको निकालने के बाद मतलब यानी कि इनको निकालने के बाद हमारा 52% बच रहा था। ओहो, इतनी बड़ी बात। फिर उसके बारे में बात कहा गया कि जो कमीशन था उसने रिकमेंड किया कि ये एक बात है मैं आपसे बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि क्या, बोलिए। तो 27% का कहा कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, सो डेट द टोटल रिजर्वेशन जो है लगभग यानी कि कहने का कहा उन्हें बोला गया कि लगभग 27% जो है रिजर्वेशन यानी कि आप अदर बैकवर्ड क्लासेस को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी जो है बीकर सेक्शन है 52% यानी कि कवर कर रही है, तो उसमें यानी कि आपको 27% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और जब इनको ओबीसी को यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को एससी एसटी के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है तो कुल मिला के यानी कि जो रिजर्वेशन था उसको 50% यानी कि मान लिया गया कि 50% आप आरक्षण दीजिए, 50% पर जनरल की यानी कि लड़ाई कराइए। लड़ाई का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो अदर बैकवर्ड क्लासेस या एससी एसटी से है तो वो क्या कर सकता है यानी कि आकर जनरल कैटेगरी में 50% में डिफीट यानी कि मतलब अपना यानी कि स्ट्रगल कर सकता है। मतलब हालांकि जनरल कैटेगरी के जितने भी है 50% में डिस्कस करते हैं यानी कि लड़ाई करते हैं, और 50% जो बचा बाकी लोग के उसमें यानी कि लड़ाई करते हैं। ठीक है, मतलब 50% में वो तो लड़ाई कर ही रहे, प्लस 50% जनरल वाला है उसमें भी लड़ रहे हैं। मतलब हम जो एससी एसटी ओबीसी वो जनरल की सीट खींच सकता है लेकिन जनरल की सीट नहीं खींच सकता, सिंपल तरीका। ठीक है, अगला आगे बात करते हैं। अगला है वो कह रहा है कि इट वाज देखा गया कि 10 साल बाद 1990 में कि जो वीपी सिंह गवर्नमेंट आई उन्होंने डिक्लेयर किया रिजर्वेशन लगभग यानी कि 27% गवर्नमेंट जॉब में यानी कि ओबीसी के लिए। क्योंकि ये बात पिछली बार जो थी जो मंडल कमीशन के द्वारा आई थी मैं उस बात को एग्री करता हूं, और इस बात के अकॉर्डिंग ओबीसी को यानी कि 27% कोटा दे दिया गया, मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन इतना मिल गया। ठीक है, मान ली बात गई। उसके बाद हुआ गया कि 1991 में नरसिम्हा राव की यानी कि गवर्नमेंट आई और उन्होंने 2 चेंजेस लेकर आए, मतलब 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। उसमें बताया कि पहला क्या था कि उन्होंने प्रेफरेंस दिया पूरे सेक्शन को जो यानी कि ओबीसी के थे उनको कोटा दिया कि उनको कोटा मिलेगा यानी कि 27%, उनको 27% दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कहा क्या कि अडॉप्ट करेंगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया ग्रांटिंग द रिजर्वेशन, उनके यानी कि ये देखा जाए क्या कि एक्चुअल में गरीब हैं भी या नहीं है तभी उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये सब बातें ठीक रही, मतलब मान लिया गया बात को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ उन्होंने कहा कि दूसरा पार्ट ये है कि 10% रिजर्वेशन जो होगा जॉब्स में यानी कि पुअर सेक्शन को दिया जाएगा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो भी मान लिया गया। हाँ ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये बोला गया कि sections of the higher caste who are not covered any existing schemes of the reservation, कहने लगा कि वो व्यक्ति जिनको 10% यानी कि आरक्षण मिलेगा जो अदर कोई यानी कि ऊपर भी क्राइटेरिया में यानी कि बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे मान लो आप जनरल कैटेगरी के हो और आप इन तीनों कास्ट में नहीं आए, मतलब एससी एसटी ओबीसी इनमें नहीं आए, तो आपको जो है 10% यानी कि रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये किसके द्वारा, बीपी सिंह ने बोला। ठीक है, रिजर्वेशन मिलेगा। और कब मिलेगा, जब आप गरीब हैं, इकोनॉमिकली बहुत आर्थिक तरीके से गरीब है, मतलब खाने की तंगी है, मतलब सिंपल ये। तो ठीक है, मान लिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि जब यानी कि फेमस मंडल कमीशन जो यानी कि 1992 में आपने जिसका यानी कि वर्चस्व देखा था उसका स्कोप एंड एक्सटेंट देखा गया कि आर्टिकल जो 16 है जो मैंने बोला था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में जो उसका क्लोज 4 है वो ये भी बोलता है कि विच प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करके चलता है रिजर्वेशन फॉर द जॉब्स ऑफ द फेवर इन द बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको फेवर करके चलता है, उनको जॉब प्रोवाइड कराता है। हैज बीन एग्जामिन द थोरोली बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे थ्रो किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया समझना, उस बात को बहुत अच्छी बात है।
वो बोलता है कि हाई कोर्ट जो है उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भैया, जो 10% तुम्हें एडिशनल यानी कि दे रहे हो ना रिजर्वेशन, इसको भैया मैं नहीं दे सकता। अब दे नहीं सकता मतलब क्या? अब दे नहीं सकता मतलब इसका ये हुआ कि जो पहले से चल रहा था वही दो, नहीं तो इसके बाद में तो 60% रिजर्वेशन हो गया, 40% में क्या करूंगा मैं? मतलब 40% में मैं नहीं, मतलब हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं इंडिया के, जितने भी यानी कि 135 करोड़ जितनी भी हमारी जनसंख्या है, वो लोग क्या करेंगे बाकी लोग? तो 10% का रिजर्वेशन हटाया गया और ये बोला गया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनको खाली 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, खाली हमारी जो भी सर्टेन कैटेगरीज के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, अगला है, अगला क्या बोलता है उसको समझो कि एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसी क्रीमी लेयर, उनको अब क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करूंगा मैं, तो उसको समझ लेना सही से। तो एडवांस सेक्शन वो सेक्शन जो बहुत एडवांस है, मतलब जिनके पास पैसा है, धन है, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, तो उनको आरक्षण क्यों मिले भैया, उनको रिजर्वेशन क्यों मिले, ये बात बोली गई। तो शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिशियरीज रिजर्वेशन, उनको कहा गया कि इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ना ही इनको कोटा मिलेगा, ना ही दाल मिलेगी, ना ही चावल मिलेगा इनको। ठीक है, कोटा मतलब सरकार से राशन मिलता है फ्री, फ्री या मतलब कम रुपए पे, इनसे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, मतलब जो धनवान है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि नो रिजर्वेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड द इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली इन एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ द कंटिन्यू फॉर 5 ईयर ओनली। कहा गया कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा प्रमोशन करने के लिए, कोई भी कन्फाइंड जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं रिजर्वेशन में, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, लगभग 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, कब तक? 1997 तक। ठीक है, अब बात आती सी पार्ट की, सी को समझना सही से। वो कहता है कि टोटल रिजर्व जो कोटा था वो शुड नॉट एक्सीड, यानी कि 50, मैंने जो पहले बोला था ना 50% से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। 50% में हम रिजर्वेशन देंगे क्योंकि 27% तो उसमें ओबीसी है और बाकी जो बचा एससी एसटी है, तो पहले एससी एसटी को देखा जाएगा, बचा खुचा ओबीसी ले गया, उसके बाद जो बचा खुचा वो जनरल ले गया। ठीक है, जनरल तो मिला ही नहीं, मतलब जो मिला सब उसमें सभी है। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ऊपर नहीं दूंगा। अब ये क्यों बोला गया? इन्होंने एक्सेप्ट किया सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर, और ये जो रूल है प्रत्येक साल अप्लाई किया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, एडमिशन में, हर जगह जहां भी है। ठीक है, द कैरी फॉरवर्ड रूल, ये जो यानी कि जो रूल था केस अनफाइड बैकलॉग अनवैकेंसीज इज वैलिड, इसको वैलिड मान लिया, वैलिड करार दे दिया गया। बट शुड नॉट बी वायलेट 50% रूल, यानी कि उसने कहा कि ये सब कुछ होगा लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन मत दीजिए साहब। अगर पिछले बार जब मोदी गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन लेकर आई थी, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें 10% जनरल को यानी कि कुछ प्रोफेसर्स को यानी कि यूनिवर्सिटीज के अंदर यानी कि या टीचर्स को दिया गया था जनरल के, तो उसमें बड़ा हंगामा हुआ था क्योंकि उसमें रिजर्वेशन क्या हो रहा था, थोड़ा थोड़ा काट कर, यानी कि किससे किससे काट कर, यानी कि जो अदर जो पहले से रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ रहे थे उससे काट कर यानी कि दिया जा रहा था। तो बड़ा पंगा हुआ था कि हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों काटा जा रहा है भैया, अगर देना तो उनको अलग से दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे थे कि भैया 50% से ऊपर नहीं बढ़ाना है, 50% से ऊपर बढ़ाओगे मैं पंगे पाड़ दूंगा। तो सिंपल तरीका, हम बढ़ाने नहीं देंगे, वो बोल रहा है कि हम बढ़ाएंगे। तो इसमें ये चलता रहता है, इसको एग्जामिन किया गया, इस बॉडी को आगे बढ़ाया गया, स्टेब्लिश किया गया एग्जामिन बोर्ड कंप्लेंट्स। ठीक है, और इसका इंक्लूजन निकाला गया, एक लिस्ट बनाई गई ऑफ ओबीसी की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा गया कि जितना भी रूलिंग्स यानी कि जो अबव द जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट है, द गवर्नमेंट जो है टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, उसने कुछ एक्शंस लिए। पहला क्या है, रामानंदन कमेटी। तो इसके लिए एक रामानंदन कमेटी बिठाई गई जो अपॉइंट की गई आइडेंटिफाई करने के लिए कौन क्रीमी लेयर है ओबीसी में है या कोई नहीं है। तो उसने रिपोर्ट थी अपनी यानी कि जो थी सबमिट करी कब, 1993 में, जिसको एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, उसने यानी कि एक कमीशन बैठाया गया, नेशनल कमीशन एनसीबी, किस यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिसने स्टेब्लिश किया 1993 में एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और ये मैंडेट करके चलता था क्या, was to examine the complaints under the inclusion over the inclusion non-inclusion any of the citizens in the list of the backward classes to for the purpose of the job reservation। मेरे भाइयों, इस यानी कि कंटेंट को आप कोशिश करना खुद से पढ़ लेना क्योंकि मैं लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ। बाद में क्या हुआ कि 120वां जो 102वां जो अमेंडमेंट लाया गया 2018 में, जिनको कन्फर करके चला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है ऑन द कमीशन एंड आल्सो उसको इनलार्ज करके चला गया। इट्स द फंक्शंस फॉर पर्पस द अमेंडमेंट्स इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल, जो यानी कि एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया 338 बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। सी पार्ट क्या बोलते हैं उसको समझते हैं।
सी पार्ट ये देखो देखो मैं सिंपल बोलता हूँ यार, एक बार में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप मेरा लेक्चर देखो, देखने के बाद खुद बुक पढ़ो, बुक पढ़ने के बाद फिर लेक्चर देखो, फिर बुक पढ़ो, फिर बुक पढ़ो, फिर बुक पढ़ो। जब 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा, चीजें खुद समझ में आ जाएंगी, पक्का 100% बोलता हूँ। और ये होता है, मेरा खुद का फॉर्मूला है भाई। ये जो लेक्चर तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझ लिया मैंने एक बार पढ़ा और ये हो गया। मेरे 10वीं बार की रीडिंग है, तब मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से बोल पा रहा हूँ। यूपीएससी हलवे में नहीं निकलती दोस्तों, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मतलब अगर तुम्हारी अच्छी डिमांड रही मेरी तरफ से, मेरे लेक्चर को आज ज्यादा लाइक किया, गारंटी बोल रहा हूँ पूरा यूपीएससी का कोर्स यूट्यूब पे लॉन्च कर दूंगा, चाहे दुनिया करे चाहे ना करे, मैं करूंगा। हर टॉपिक की, हर नॉलेज, हर सब्जेक्ट की नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू नलीफाई द रूलिंग्स विद द रिगार्ड ऑफ द रिजर्वेशन प्रमोशन, जो 77th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको इनेक्ट किया गया कब, 1995 में। उसने ऐड किया एक न्यू रिजर्वेशन यानी कि न्यू प्रोविजन, जो आर्टिकल 16 बोलता है क्या कि जो जो इंपावर करके चलता है स्टेट, यानी कि स्टेट टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द प्रमोशन फॉर एनी सर्विसेज ऑफ द स्टेट, फेवर द, यानी कि फेवर करके चलता था किसको, यानी कि एससी एसटी को, एंड नॉट इनइक्वालिटी जो अदर यानी जो रिप्रेजेंट करके चलते थे स्टेट सर्विसेज के अंतर्गत। फिर बाद में क्या हुआ कि अगेन लगभग 85th जो अमेंडमेंट एक्ट था जो 2001 में आया था, वो यानी कि कंसिक्वेंशियल यानी कि उसकी सीनियोरिटी देखी गई इन द केस ऑफ द यानी कि प्रमोशन बाय द वर्च्यू ऑफ द रूल ऑफ द रिजर्वेशन एंड द गवर्नमेंट यानी कि सर्वेंट के लिए जो बिलोंग करता था एससी एसटी, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स फ्रॉम जून 1995 में। उसके बाद क्या हुआ, एक मिनट मैं थोड़ा, एक मिनट देख लेता हूँ अभी मेरा कितना लेक्चर बचा है। हाँ एक मिनट, मैं कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर थे, इसको मैंने कवर कर लिया है, ये कवर करना मुझे, ओके एक मिनट, एक मिनट बस ऐसे ही रहना मेरे भाई थोड़ी देर, मुझे कुछ किसी का कॉल आ रहा है। ओके चलो, मैं एनर्जी से बोलता हूँ ना, तो कभी कभी लगता है कि सांस फूलने से लगती है। ओके, कहा गया कि रूलिंग, हाँ, द रूलिंग विद रिगार्ड टू द बैकलॉग वैकेंसीज वाज नलीफाइड बाय द 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008। इट एडेड द अनदर न्यू प्रोविजन इन द आर्टिकल, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि यानी कि जो बैकलॉग यानी कि रिक्तियों के संबंध में निर्णय यानी कि जो निर्णय को यानी कि लगभग 21वें संशोधन के अधिनियम 2000 तहत यानी कि 2000 के तहत यानी कि किया गया था, उसमें अनुच्छेद जो 16 तक के एक व्यवस्था को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था, वो क्या था कि इट एडेड अनदर न्यू प्रोविजन, यानी कि एक नया प्रोविजन जोड़ा गया, उसमें नया प्रोविजन जोड़ा गया। आर्टिकल जो आर्टिकल 16 है, एम्पावर्स द स्टेट टू कंसीडर द अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज ऑफ ईयर, यानी कि सेपरेट करता था क्लासेस को, ठीक है, वैकेंसीज को फुल फिल्ड करता था, फिल्ड ऑफ एनी सक्सीडिंग ईयर, ईयर और ईयर, ठीक है, मतलब साल बाई साल यानी कि तरीके से उसको अनफिल तरीके से यानी कि रिजर्व करके चलता था वैकेंसीज को, सेपरेट क्लासेस के लिए वैकेंसीज के लिए फिल अप करता था। फिर उसके बाद क्या है, सच क्लासेस वैकेंसीज आर नॉट टू बी कंबाइंड, ऐसी जो यानी कि जितनी भी क्लासेस की वैकेंसीज थी उनको यानी कि कंबाइन नहीं किया गया, किसके साथ, विद वैकेंसीज ऑफ द ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड, यानी कि वो सभी जो उस ईयर भरी गई हैं, यानी कि पहले की जो वैकेंसी भरी गई थी उसमें यानी कि तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन आगे जो भरने वाली उसमें थोड़ा ना दे दिया जाएगा भैया। तो फील्ड ऑफ डिटरमाइन किया जाता है, उनको सील कर दिया जाता है लगभग 50%। तो रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर। इन ब्रीफ अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बोला जाऊं, ठीक है, तो 50% जो सील ऑन द रिजर्वेशन बैकलॉग वैकेंसीज, कहने का मतलब यहाँ पर है कि 50% जो वैकेंसी है उनको खाली रिजर्वेशन के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, बाकी जो 50% है उनको लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है कि उसमें कोई भी आकर फाइट कर सकता है, जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, ठीक है। मेरे भाइयों अगला बात जो है उसको मैं समझाना चाहूंगा, वो ये बोल रहा है कि जब 76th अमेंडमेंट एक्ट आया जो यानी कि 1994 में आया, तो उसको प्लेस किया गया तमिलनाडु के अंतर्गत, रिजर्वेशन एक्ट था 1994 में, जो यानी कि 9th शेड्यूल के अंतर्गत यानी कि प्रोटेक्ट करके चलता था क्या, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जो प्रोवाइड करता था क्या, 69% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द एक्सीडिंग ऑफ द यानी कि 69 उसको बढ़ाया जा रहा था, बढ़ाने की बात कर रहे थे 50%, लेकिन ये कह रहा था कि नहीं इसको सील करके चलेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो 76वें संशोधन जो अधिनियम यानी कि 1994 तमिलनाडु में आरक्षण के तहत आया था,
उसमें यानी कि जो 1994 में नवी सूची के जो न्यायिक समीक्षा के तहत जो यानी कि 69% जो आरक्षण को यानी कि 50% के स्थान पर यानी कि कर दिया गया था। तो ये सब तमिलनाडु के अंतर्गत देखा गया। तो बातों को वहां पर थोड़ा वायलेट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है। ये हम समझते हैं जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो भी पढ़े लिखे हैं यार। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन है फॉर द ईवीएस इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स और द अबव एक्सेप्शंस, यानी कि जो रिजर्वेशन रखा गया किसके लिए, ईवीएस के लिए। ईवीएस मतलब अदर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, एम्प्लॉयमेंट द अबव एक्सेप्शंस, डी वाज एडेड, यानी कि जो डी मैंने अभी पार्ट जो बताया वो ऐड किया गया था कब, 103rd अमेंडमेंट के द्वारा जो 2019 में लाया गया। वो क्या किया गया कि इन ऑर्डर टू गिव द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोविजंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने इशू किया एन ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर को इशू किया 2019 में, और वो प्रोवाइड करके चलता था कि यानी कि मैंने बोला था ना 10% रिजर्वेशन वाला, वो देखो यहाँ पर आ गया 10% रिजर्वेशन टू द, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो इन द सिविल पोस्ट के अंतर्गत, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उनके अंदर 10% को दिया गया। 2019 में आया था, मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी। तो जो बेनिफिट्स ऑफ दिस रिजर्वेशन था कैन बी अवेल्ड, उसको अवेल किया गया बाय द पर्सन जो बिलोंग करते थे क्या, ईवीएस हु आर नॉट कवर्ड अंडर द ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम। मतलब एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम का मतलब ये हुआ कि पहले जो ओबीसी एसटी एससी के बारे में मैंने बात करी, तो उसमें ना आता हो, बाकी गरीबी रेखा में आता हो, और ये सब चीजें हो रही है, तो उसे 10% रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, उसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कवर्ड किया जाएगा। पहले ये नहीं था, अब है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लेट डाउन किया गया है किसके लिए, जो यानी कि रिगार्डेड ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द अंडर आर्टिकल 15, कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 15 जो है उससे यानी कि सही से अध्ययन कर लेना, और आर्टिकल 16 उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 बहुत आता है, आर्टिकल 21 बहुत आता है, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं उन पर ज्यादा फोकस करो, सारे आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बाद में क्या हुआ कि जो साइंटिफिक यानी कि टेक्निकल पोस्ट जो थी उनको सेटिस्फाई किया गया ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस के लिए, उनको क्या किया गया, एग्जेम्प्टेड किया गया फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द रिजर्वेशन के लिए। फिर बाद में क्या हुआ कि जो पोस्ट है शुड बी यानी कि ग्रेड्स अबव द, यानी कि जैसे लोअर ग्रेड एंड जैसे जो पोस्ट है जैसे यानी कि लोअर ग्रेड, यानी कि लोअर ग्रेडेड इन ए ग्रुप ए, यानी कि जिसमें ग्रुप ए में भी यानी कि लोअर ग्रेड के जो सर्विसेज हैं उनके अंदर भी यानी कि कुछ रिजर्वेशन की बात की गई, ठीक है। This should be classified as a scientific or the technical in terms of the cabinet, secretariat, or order, according to which the scientific and the technical post for which the qualification of the natural sciences are the exact sciences or applied sciences in the technology are the prescribed, and the incumbent of which have the knowledge in the discharges or TC। सिंपल है यार। दूसरी बात बोला गया तीसरा कि द पोस्ट शुड बी फॉर द कंडक्टिंग रिसर्च, यानी कि रिसर्च फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द गाइडिंग एंड द डायरेक्टिंग रिसर्च। कहने का मतलब कुछ ऐसी जो जॉब्स हैं जिसमें यानी कि एक्चुअल में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब गरीब का बच्चा है, वो रिसर्च में जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, साइंस में जाना चाहता है, अच्छे से है, तो उसको 10% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए उस ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। जैसे सपोज करो कोई IISc में जाना चाहता है, ठीक है, कोई IIT में जाना चाहता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, तो सच में उसे ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। साइंटिस्ट बनना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, मतलब फिलोसोफर है, अच्छी रिसर्च करना चाहता है, साइकोलॉजी से है, उसे अच्छी रिसर्च आती है, मतलब मस्तिष्क को पढ़ना अच्छे से, इन सभी चीजों में जाने के लिए उसे अच्छे से वर्क करना चाहता है, तो उसको लिए यानी कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरा भी मानना है होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में अच्छे विचारधारा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।